के फटे जूते हरिशंकर परसाई का था। और इस निबंध विधा पर आधारित है ये चैप्टर। हमने पढ़ा था कि निबंध विधा पर है, और इसके माध्यम से यहाँ पर हमको प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि प्रेमचंद दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि जो वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया था, क्लियर हो गया था। कल का कुछ पूछना है आपको? पूछना है कल का कुछ? नहीं, आगे चलें। यस मैम। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये अब अपने बारे में बता रहे हैं हरिशंकर परसाई। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है और उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठी के नीचे का जो तला है वो फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी कि वो अपने जूते की हालत जो बता रहे हैं, वो बोले कि मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है, उसकी भी स्थिति ऐसी है, लेकिन जहां से लोगों को दिखता है वो उसका वो हिस्सा मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से जो उसका जो तला है वो काफी घिस चुका है, जिसके कारण से काफी चोट भी लग जाती है और जिससे काफी लहू भी बाहर, मतलब ब्लड भी आने लग जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। यानी कि जो लोगों को प्रेजेंट करने का, जो लोगों का दिखावे वाली चीज है, वो एकदम सही है। वो अलग बात है कि अंदर जो कुछ तकलीफ है, जो कोई परेशानी, वो सिर्फ मुझे पता है। उस जूते की कमी केवल मुझे पता है। तुम्हारी उंगली दिखती है और पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है कि जो तुम्हारी उंगली बाहर नहीं, मगर उंगली बाहर नहीं, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, लेकिन तुमने अपने आप को सुरक्षित, मेरा मतलब जो स्वभाव है वो इस तरह का है जिसके अंतर्गत, बेटा टाइम का थोड़ा सा देख लिया करो टाइम, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी और जो तुम्हारी उंगली है वो दिखती है पर पांव सुरक्षित है। और मेरी जो उंगली तो ढकी हुई है, लेकिन जो तकलीफ है वो सिर्फ मुझे पता है, उसके कारण मेरे पंजे को घिसता भी है, चोट भी लग जाती है, खून भी निकल जाता है, लेकिन वो सिर्फ मुझे पता रहता है, लेकिन दिखावे के लिए मेरा जूता अच्छा प्रतीत होता है। पर तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। पर्दे का मतलब क्या होता है? छुपा कर रखना किसी चीज को, चिलमन शब्द जो यूज करते हैं, छुपा करके रखना। पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। तो यहाँ पर दोनों जो लेखक हैं, उन दोनों के व्यक्तित्व में जो समानता और असमानता है वो बता रही है। यानी उस समय जो लोग थे, लेखक थे, उनकी परिस्थिति तो सेम है, परिस्थिति दोनों की सेम है, क्योंकि उस समय इतना पैसे का नहीं था और इन चीजों पे, दिखावे पे विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है दोनों के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि प्रेमचंद दिखावे में विश्वास नहीं रख सकते थे, और हरिशंकर परसाई जो थे वो कह रहे कि जो अपने आप को प्रेजेंट करना होता है उसमें थोड़ा सा मैं दिखावा नहीं कर सकता, मैं अंदर ही अंदर तो अपनी तकलीफ को बता सकता हूँ, लेकिन सामने किसी को अब जैसा है वो छुपा के रखता हूँ। गुड आफ्टरनून बेटा। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। जीवनी समझते हैं आप क्या होता है? जीवनी क्या होता है? जीवनी शब्द ये भी हमारी एक साहित्य की विधा है। जीवनी जैसे उपन्यास होती है, कहानी होती है, वैसे ही जीवनी। जीवनी मतलब फिल्म भी बनी है कई लोगों के ऊपर, बताइए। कई फिल्म बनी है। मैम किसी का मतलब? जीवनी का मतलब उनका पूरा जीवन के ऊपर का, जीवन के ऊपर। जैसे वो बोलते हैं ना क्या, बायोप्सी वगैरह होती है। आपने देखा होगा कि जैसे मिल्खा सिंह था, उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बनी थी हमारी, भाग मिल्खा भाग।
यस मैम। है ना। तो इस तरह से उसके जीवन के हर पल हर क्षण उसके जो भी उसने व्यक्ति ने काम किया है, किस तरह से संघर्ष करके वो कहाँ तक पहुंचा है, तो ऐसे कोई जो लिखा जाता है वो जीवनी होती है। उसके पूरे जन्म से लेकर के अभी तक के बारे में चर्चा उस किताब के अंदर की जाती है, वो जीवनी है। तो वो कह रहे हैं अब जीवनी जिसकी लिखी जाएगी तो उसका फ्रंट में पिक्चर होगा या नहीं होगा, होगा ना। यस मैम। तो वही वो बोल रहे हैं कि चाहे मेरे ऊपर पूरी जीवनी लिखी जाए फिर भी मैं ऐसी फोटो कभी भी नहीं खिंचवाऊंगा जिसके अंदर मतलब दिखावे में मैं कहीं कुछ हल्का कम अपने आप को महसूस करूंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। व्यंग मुस्कान होता है, समझ गए, जो हाँ तुम्हारा जी। जो ये जो मुस्कुराना है वो व्यंग कसता हुआ मेरे हौसले को मतलब पस्त यानी कमजोर कर देता है, देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये, तुमने जो हंसने की कोशिश करी थी, आपको जब अभी अपन ने पढ़ा था कि कैमरामैन ने जब उस रेडी बोला था और तुमने जो हंसने की कोशिश, जबरदस्ती हंसने की कोशिश की थी, उस मुस्कान का तुम्हारा क्या तात्पर्य है। जब हम फोटो क्लिक करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हंसते हैं, लेकिन कईयों की फोटो में, जो पुराने समय की फोटो अगर आप किसी के दादा परदादा की या पुराने अगर अपने किसी की फोटो देखते हैं तो उसमें मुस्कान नहीं, बिल्कुल रौब होता था उनकी फोटोज में, है ना। जैसे मतलब कि वो लोग दिखावे में विश्वास है, जैसे हैं वैसे। लेकिन हमें अगर मान लो किसी बात पे हमारा मन खराब हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब हम कैमरे के सामने अपने आप को फेस करते हैं तो हम चाहे झूठी ही हंसी हो, लेकिन हम झूठी हंसी भी कैमरे के सामने अपने आप की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम झूठी हंसी हंस रहे हो, लेकिन कैमरे में वो भी क्लियर हो जाती है कि आप ये जो मुस्कुरा रहे हो वो मन से मुस्कुरा रहे हो या केवल दिखावे के लिए। तो तुम्हारी जो वो व्यंग वाली जो मुस्कान थी, उस मुस्कान का तुम्हारा क्या अर्थ है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हलूक का खेत चर गई। ये उनके नाम है। जो गोदान क्या शब्द है यहाँ पर, गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई जो है कहानी, उसके उसका नाम दिया गया है। पूस की रात भी एक उस उन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये सब किताबों के नाम लेकर के बता रहे हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो ये सब अगर वो मुस्कुराया तो उस मुस्कुराने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आगे है, नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। इसमें भी वही गोदान कहानी है, आप पढ़ोगे आगे जाकर तो उसमें क्या होता है कि कहानी कुछ इस तरह से वो लंबा चला जाएगा। तो वो जब उसका मर जाता है तो उसके कफन के लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं, उस पैसों को भी वो शराब पी जाते हैं। तो उसी का यहाँ पे चर्चा की गई है। नहीं मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, यानी कि जब उसकी वाइफ मर जाती है तो वो बहुत काफी गरीब होते हैं, गरीब लोग होते हैं और भूख प्यास से उसकी औरत की मृत्यु हो जाती है। तो फिर लोगों से थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके, मदद लेकर के कि भाई ये मर गई है और इसकी अंतिम क्रिया करनी है, उसके लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो वो लोग दया करके उसको पैसा दे भी देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि उन पैसों जो मिले होते हैं, उन पैसों की भी वो क्या पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। तो उसी की यहाँ पर गोदान वाली जो कहानी है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। क्योंकि ये बीच में अलग आ गया तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैम ये क्या चीजें हैं। आगे है, वही मुस्कान मालूम होती है, मुझे लगता है कि तुम इसीलिए ही मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया। अब ये सारी अटकलें लगाई जा रही है लेखक के द्वारा कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा जूता उस जगह से ही क्यों फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते हो, यानी कि जूता फटने का क्या कारण हो सकता है, या तो तुम बहुत चक्कर काटते हो इसलिए तुम्हारा फट गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते हो। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले के लोगों के पास में पैसों की काफी किल्लत रहती थी, है ना। कवि वगैरह जो लेखक कवि होते तो बहुत पैसा ऐसा नहीं था उनके पास। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि या तो तुम्हारे जूते फटने का कारण ये हो सकता है कि तुम चक्कर लगाते होंगे। क्यों कहाँ चक्कर लगाते हैं, क्या बनिया, बनिया कौन कौन होता है, राशन देने वाला व्यक्ति।
तो राशन, लोग क्या करते थे कि जैसे राशन लेकर आना है, उनके पास पैसा नहीं होता तो वो अपना हिसाब बनवाते रहते थे कि भाई आप इकट्ठा कर लो, जब पैसा पूरा हो जाएगा तब हम आपको दे देंगे, एक साथ पैसा दे देंगे। तो वो बोल रहा था कि जब बनिया तुमसे पैसे मांगने आता होगा, तगादे से बचने के लिए, मतलब तगाजा करता होगा, भाई तुम्हारा इतना इतना पैसा बन रहा है, तुम मुझे इतना पैसा दोगे, तो उससे बचने के लिए तुम मील 2 मील का चक्कर लगा करके घर लौटोगे। जैसे आज बनिया आने वाला है ना, पैसा मांगने लेने के लिए आने वाला है, तो तुम पहले कहीं दूर निकल जाते होंगे 2-3 चक्कर काट के कि वो बनिया लौट करके चला जाए, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा जूता फट गया हो। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब देखिए, प्रश्न भी वो खुद ही कर रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि उसने अभी कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारा जूता फटा क्यों, और फटने का कारण क्या बताया उन्होंने कि तुम शायद चक्कर ज्यादा लगाते हो। फिर खुद ही आगे जाके कह रहे हैं कि अगर चक्कर लगाते तो चक्कर लगाने से जूता नीचे का तला घिस जाता है, फटता नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो क्या है, उंगली वाली जगह से फटा है। चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। ये दूसरी स्टोरी की बात यहाँ पे चर्चा की गई है। उसे बड़ा पछतावा और उसने कहा कि आगत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यहाँ पे ये 2 पंक्तियां दी गई कि आते जाते जो पहनिया मतलब होता है पैर में पहनने की जूतियां, घिस गई हैं और बिसर गए, और ईश्वर का नाम भी मैं भूलता जा रहा हूँ। आगे देखें, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजते हैं, तिनको करबो परे सलाम। कि जिनको देखने मात्र से ही दुख हो जाता है, तकलीफ होती है, और इनको दूर से ही उन लोगों को सलाम कर देना चाहिए। जिन व्यक्तियों को देखने मात्र से अगर दुख तकलीफ आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। अब अपनी ही बात को वो साधते हुए बोल रहे हैं कि अगर हम ज्यादा चलते हैं, तो आपके अगर जैसे शूज हैं, काफी टाइम से आप उसको यूज कर रहे हो, और अगर ज्यादा उसमें दौड़ भाग कर रहे हो या चलते हो, तो जो उसका तला होगा वो घिस जाएगा, लेकिन ऊपर से जूता नहीं फटेगा। इसीलिए वो आगे कह रहे हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। आपने देखा होगा कि जब हम क्लास में बैठते हैं, तो जो हमारे शूज होते हैं उसे आगे वाली बेंच को ठोकर मारने की आदत होती है कई बच्चों को, पढ़ते पढ़ते, जैसे टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ते पढ़ते या बात करते करते ये आदतें होती है ना। तो वो अगर दीवार पे हम बार बार या आगे वाली टेबल पे ठोकर मारते रहेंगे, तो उससे भी जूता फट सकता है। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया होगा। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। यानी कि तुम्हारे जूता आगे से फटने के 2-3 कारण और हो सकते हैं कि या तो तुम किसी चीज को बार बार ठोकर मारते हो, या किसी चीज पर लेयर, कोई दीवार पर कुछ ऐसी लेयर या परत जम गई थी जिसको साफ करने के लिए तुम बार बार जूतों से ठोकर मारते रहे, और या फिर रास्ते में तुम आते जाते जो कोई रास्ते में टीला होता होगा उसको ठोकर मारते हुए निकलते होंगे, इसलिए तुम्हारा वो जूता फट गया। तुमने मुझे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। तुम उससे बचकर, उसे बचाकर, यानी कि जो रास्ते में, अगर तुम्हारे रास्ते में कोई टीला आता था, पहले के लोग ज्यादातर उस समय, हमारे पास यातायात के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, ठीक है, तो लोग जो भी काम कर, कहीं आना जाना होता था तो पद यात्रा मतलब पैदल ही जाते आते थे, और जो रास्ता था वो कच्चा था, पक्का, ऐसी सड़कें नहीं थी जो आज हमारे पास है। तो उस समय रास्ते में टीले पत्थर उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते थे। तो वो कह रहा है कि हो सकता है टीले से तुम टकराते होंगे रोजाना जाते वक्त, लेकिन तुम उससे बच करके भी बगल से, यानी बगल मतलब साइड से, एक तरफ से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। टीलों से समझौता मतलब होता है कि जो मिट्टी का एक ढेर, छोटे छोटे ढेर होते हैं, उससे समझौता का मतलब होता है उससे साइड से बच करके निकल जाना। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। अब इसका मतलब यहाँ बता रहे हैं लेखक कि जब नदियां निकलती है पहाड़ों से, तो
पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है। तो ऐसा नहीं कि जो जो नदियां वहां से निकलती है, क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर से नदी बहेगी तो पहाड़ नहीं दिखेगा, केवल पानी दिखेगा। तो ये कहना के बता रहे हैं कि सारी नदियां जब पहाड़ से जो निकलती हैं तो वो पहाड़ को तोड़ के नहीं निकलती, कई बार पानी अपना दूसरा रास्ता घुमा करके भी निकाल लेता है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। अब यहाँ बीच बीच में जो ये होरी को ले डूबी ये शब्द आ रहे, वो उनके द्वारा जो लिखी गई कहानी उपन्यास है, उनके जो उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, काम करने वाले व्यक्ति जो कहानीकार हैं, कहानी के अंदर जो लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, ये सारी चीजें उस पात्र, हाँ सही शब्द है पात्र, कि उस कहानी जो उनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कहानी उपन्यास है, उनके पात्रों की बीच बीच में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नेम धर्म उसकी भी कमजोरी, उसकी भी जंजीर थी, मगर नेम धर्म मतलब, नेम धर्म मतलब समझते हो क्या, क्या होता है? मैम नाम और धर्म। नहीं, नेम तो बेटा वो तो इंग्लिश का वर्ड है, नेम धर्म का होता है नियम, यानी कि हम किसी भी एक चीज का नियम ले लें। आपने कर सकते हैं। हाँ, एक स्टोरी है छोटी सी बता देती हूँ। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति मतलब सभी लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, भगवान को मानता नहीं था, और भगवान से मतलब उसका ये था 36 का आंकड़ा कि मुझे भगवान पसंद ही नहीं है। तो गुस्से में आके लोग उसको कहते कि तू रोज यहाँ से निकलता है तो भगवान के हाथ, तो उसे मतलब गुस्सा आया और उसने कहा कि नहीं, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, और रोज है ना उस भगवान के पत्थर मारता था। एक शिवलिंग था, शिवलिंग के रोज मंदिर में पत्थर फेंक के जाता था। अब उसने इस बात का नियम ले लिया, यानी नेम धर्म, यानी आपको किसी काम का करने का नियम ले लेना, उसका भी एक धर्म लगता है आपको। तो उसने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के हाथ तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन रोज यहाँ पर पत्थर जरूर फेंक के जाऊंगा। रोज मंदिर के बाहर से जाता, एक पत्थर उठाता और भगवान की तरफ फेंक के चला जाता, नियम था ये उसका। तो इसी तरह से यहाँ नियम की बात की जा रही है। तो ये भी एक नियम। क्या होता था? फिर क्या होता था, फिर ये हुआ कि वो रोज ऐसे ही करने लगा। एक बार वो काफी बीमार हो गया, आंधी तूफान आए और काफी बीमारी उसको घेर ली, तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो उठने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, लेकिन वो उठ करके जाता था और पत्थर जरूर फेंक कर आता था। जब एक बार वो बहुत ज्यादा बीमारी की अवस्था में हो गया कि उठने की हिम्मत भी नहीं रही उसको, तो भी उसको ये ध्यान था कि नहीं नहीं, मुझे पत्थर फेंकने तो जाना ही है शिव जी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में भी वो लोगों का सहारा लेके वहां गया और उसने पत्थर फेंका। इस बात को देख करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई ठीक है, ये मेरे पत्थर ही फेंकता है, लेकिन मेरे मंदिर के बाद नियम तो पालन कर रहा है। तो उसने उनको खुश होकर के वरदान मांगने के लिए कहा कि भाई तुम जो भी खुश हो, तुम होकर के वरदान मांग लो। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि मतलब उस कहानी का तात्पर्य यहाँ पे था कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम जरूर लेने चाहिए। अगर आप कुछ नियम लेते हो, जैसे नियम आपने देखा होगा कि जब प्रवचन चलते हैं, है ना, बड़े बड़े महाराज के प्रवचन होते हैं, तो वहां पे जो सुनने वाले जाते हैं वो अपने साथ अपना एक आसन लेकर के जाते हैं। देखा है कभी, कभी गए हो तो आपकी दादी वगैरह है उनका, तो देखा होगा कि वो हमेशा अपना अपना आसन बैठने का, और वहां पे कई बार अगर आप छोटे हो और गए हो, इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो वहां पे झगड़ा भी हो जाता है किस बात का, कि मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं यहीं बैठूंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पे उनका नियम धर्म होता है, उसके लिए उनको चाहे वो कितनी भी जल्दी जाए, कोई और दूसरा बैठा तो उनको उठा करके वो खुद बैठते हैं, कि उनका एक नियम धर्म होता है कि मैं रोज 9 बजे यहाँ पर कहानी सुनने आऊंगी और इसी जगह के बैठूंगी। तो इसका भी एक धर्म होता है, उसके ऊपर एक कहानी थी, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। तो उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब ये नेम धर्म दूसरी कहानी के अंतर्गत जो आया था उसको यहाँ पर पे लिए गए, यानी उसके जूते और उसकी मुस्कुराहट के पीछे उन्होंने, हरिशंकर परसाई ने इस पर लिखा है।
आगे देखिए, तुम्हारी पाँव की उंगली मुझे संकेत करती है। संकेत का मतलब होता है इशारा करती है, मेरी तरफ इशारा करती है। क्या इशारा करती है? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब देखो तीसरी बात उन्होंने क्या निकाली, तीसरी बात उन्होंने ये निकाली कि तुमने, यानी जिससे हमें घृणा होती है, यानी हम जिसे निम्न दृष्टि से देखते हैं, तो हमें ये कहते हैं ना, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, यानी उंगली से हम इशारा करके बताते ये खाना मुझे पसंद नहीं है। घृणित का मतलब होता है जिससे हमें घृणा हो, हम जिसे पसंद ना करते हो। तो मुझे लगता है कि जिससे तुम घृणा करते हो उसकी तरफ उंगली के हाथ की उंगली से इशारा न करके अपने पैर की उंगली से इशारा करते होंगे। उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता ही फाड़ लिया है। मैं समझता हूं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं। मैं समझता हूं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। यानी कि तुम्हारा इस तरह से उंगली से इशारा करना और तुम्हारे चेहरे की जो व्यंगपूर्ण मुस्कान है, इन दोनों का मतलब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी मुस्कान है वो ऐसी है कि शायद हम सब पर हंसने की तुम कोशिश कर रहे हो। उस पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हो, उन पर जो टीले का बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है। उंगली बाहर निकल आई है पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? कि तुमने जो उंगली फट गई है, तुम्हें जूता फट गया जिसमें से उंगली निकल रही है, तो अब जब हमारा आपका पैर के जूते का अगर थोड़ा सा आगे का हिस्सा फट जाता है तो हमें चलने में थोड़ी सी असावधानी होती है, तो पैर को जमा के चलना पड़ता है। तो उस चक्कर में तुम्हारा जो पैर का तलवा है वो भी ज्यादा घिस गया है। एक तो हम बिल्कुल अपना, अगर जूता ठीक है तो आराम से चल पाते हैं, लेकिन मान ली जूते अगर आगे से फट रहा है तो उसको उंगली को छुपाने के लिए हमारा जो पैर की जो चाल है वो थोड़ी सी बदल जाती है, तो पैर को थोड़ा घिस के चलना पड़ता है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं इस चक्कर में तुम्हारा जो तलवा है पैर का वो भी घिसता जा रहा है, जिसके कारण तुम्हारे को चलने में परेशानी हो रही है। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। आगे यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। पूरा हो गया आपका चैप्टर। तो टोटल यहाँ पर जो मैंने बताया था पार्ट में शुरू में कि इस पूरे पार्ट के माध्यम से केवल ये बताना चाहे कि प्रेमचंद ने जो जो जैसे थे वैसे ही अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और वहां की उस समय की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति हमें पता चल रही है कि सबकी समान थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय के लोगों की, क्योंकि जो बनिए की बात है, जूता घिसने की बात है, खुद के जूते खराब होने की बात है, वो सारा जो चीजें हैं वो हमारे को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी अवगत कराती हैं। ठीक है, कि कोई वर्ड ऐसा है जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। बीच बीच में इस कहानी के निबंध के अंतर्गत उन्होंने प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई अन्य कहानी उपन्यास के जो कलाकार हैं, जो पात्र हैं, उनकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था ना, एक तो नेम धर्म वाली, एक गोदान वाली कहानी के बारे में चर्चा की गई है, भूल गए क्या? एक ये वाला कुंभन दास वाला। तो ये सारी चीजें इस पार्ट से तो कोई रिलेट नहीं रखती हैं, लेकिन ये सारी चीजें किसका है? जो प्रेमचंद के द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा नहीं, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी हुई कहानी उपन्यास है उनके पात्रों की यहाँ चर्चा की गई है। यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है, कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया हो या किसी का भावार्थ नहीं समझ में आया हो चैप्टर में से तो प्लीज पूछ लो आप, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ट्रेजेडी क्या होता है? हाँ, ट्रेजेडी ट्रेजेडी कहाँ लिखा है? मैम चैप्टर के सेकंड पेज पे।
स्टार्टिंग के सेकंड पे। ओके ओके, एक सेकंड। ये फर्स्ट तो ये है, यस मैम। इसके नेक्स्ट पे कहाँ पर है? यहीं पे मैम, ये जहाँ पे आपकी फिंगर है, इसी लाइन में। अच्छा, मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी नहीं समझते हो? आज तो मेरे संग बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, दुर्घटना। इंग्लिश वर्ड है ये आपका, ट्रेजेडी, है ना? समझ गए आप? कि आज तो मेरे संग बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मतलब दुर्घटना हो जाना, ऐसी घटना जिसका हमने सोचा भी ना हो वो हो जाना, वो ट्रेजेडी है। क्लियर? यस। चलिए, आज आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, हो गई? ओके ओके। बाय मैम।